गुड मॉर्निंग इंडिया। स्वागत है आप सभी का स्मार्ट क्लासेस ऑफ कॉमर्स के इस यूट्यूब चैनल पर। तो मैं आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं बिहार स्टेट एग्जामिनेशन बोर्ड यानी बीएसईबी 12th के जो बच्चे पेपर देंगे इस बार, उन बच्चे को 12th में यानी कि हम लोगों ने एनपीओ कर लिया है। एनपीओ की कुछ वीडियो हमारे यूट्यूब के स्टूडेंट भी देख चुके होंगे। अब वो काफ़ी लंबे समय पहले मैंने दिया था। कुछ लॉकडाउन आप लोग जानते हैं कि कोरोना के चलते कितनी ज़्यादा क्लासेस डिस्टर्ब हुए। मैं भी अपने ब्रांच नहीं आ पा रहा था, हमारे सारे इंस्ट्रूमेंट ब्रांच में ही अवेलेबल थे, ना मैं लौकी जमात जा पा रहा था ना घोघटिया। तो मैं आज आप लोगों के बीच पढ़ाने जा रहा हूँ पार्टनरशिप, जो मैं ऑफलाइन क्लास के बच्चे को पढ़ा दिया था। कुछ पार्टनरशिप के कुछ टॉपिक्स मैं आज पढ़ाऊंगा। रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब पुनर्गठन। समझोगे ध्यान से। मेरे कहने का मतलब क्या है कि हम लोग एनपीओ को देख चुके हैं, यानी ऑफलाइन क्लासेस में हम सभी बच्चे को पढ़ा चुके थे कि एनपीओ क्या होता है, एनपीओ से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, उसके अंतर्गत कितने तरह के अकाउंटिंग सिस्टम है वो बताए थे हम आप सभी को। दो तरह के सिस्टम, फंड बेस्ड अकाउंटिंग, नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग। फंड बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम के अंतर्गत सिर्फ बैलेंस शीट क्रिएट किया जाता है, यानी स्पेसिफिक किसी भी तरह का अगर कोई फंड होता है उससे रिलेटेड उसके इनकम को कैसे एडजस्ट करते हैं लिएबिलिटी साइड में, उससे एक्सपेंसेस जो होता है उसको कैसे उसमें से डिडक्ट करते हैं। फाइनली जो हमारे पास फंड का जो बैलेंस बच जाता है उसको हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं। फिर नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग के अंतर्गत हम लोग क्या सब तैयार करते हैं, तो मुख्य रूप से तीन चीज तैयार करते हैं। क्या सब? तो रिसीट पेमेंट अकाउंट, ये क्या होता है, कैसे तैयार किया जाता है, ये भी बात हमने बता दिया पिछली क्लास में, मतलब जब आपको ऑफलाइन क्लासेस दे रहा था मैं आप सभी को लॉकडाउन से पहले। फिर मेरी बात कहते हैं कि इसके बाद जो हम लोग तैयार करते थे नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम के अंतर्गत, दूसरा नाम था आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और तीसरा था आपका बैलेंस शीट। तो हमने एनपीओ को देख लिया था। एनपीओ से हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई, अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब मिनिमम 10 मार्क्स के आते ही हैं क्वेश्चन। 10 से एबव भी हो सकता है, 15-17 मार्क्स तक के एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। मैं बात कर रहा हूँ बिहार स्टेट एग्जामिनेशन बोर्ड बीएसईबी की। तो मेरे कहने का मतलब कि ये तो हम लोगों ने कर लिया था। दूसरा हमारे भाई मेरे भाई पार्टनरशिप। क्या है बताइए? दूसरा पार्टनरशिप है। और पार्टनरशिप को हम लोग 3 स्टेज में पढ़ते हैं। कितने स्टेज में बताइए? 3 स्टेज में पढ़ते हैं। पहला नाम है आपका फाइनलाइजेशन, जो हम लोग ऑफलाइन क्लास के बच्चे को पढ़ा दिया थे, और कुछ वीडियो हमारी शायद 1-2 वीडियो यूट्यूब के बच्चे को भी मैंने दे दिया था, अपलोड कर दिया था। वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा प्रीवियस वीडियो में जाकर के। साथ ही साथ पार्टनरशिप को हमने क्या कहा, 3 स्टेज में पढ़ते हैं। पहला का नाम क्या मैंने बताया? फाइनलाइजेशन। फाइनलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी बिजनेस में, जैसे आपने क्लास 11th में सोल ट्रेड बिजनेस के बारे में पढ़ा होगा। किस बिजनेस के बारे में बताइए? सोल ट्रेड बिजनेस के बारे में, जिसमें आपने क्या देखा होगा कि सोल ट्रेड बिजनेस कैसे अपने डेली बेसिस पे अपने ट्रांजैक्शन और इवेंट्स का रिकॉर्डिंग करती है, और उसी रिकॉर्डिंग किए गए इंफॉर्मेशन का किस तरह से क्लासिफिकेशन का लेजर तैयार करती है, जर्नल के बाद लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस के बाद हम लोग फाइनल अकाउंट तैयार करते हैं। मैक्सिमम टीचर तो क्या करते हैं, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट, इनफ, बस इतना से काम चला देते हैं कि एग्जाम में जो आएगा वो कर लो। नहीं मेरे भाई, नॉलेज के व्यू से पढ़िए। मैं अपने बच्चे को बिल्स ऑफ एक्सचेंज, डेप्रिसिएशन, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, आपका क्या कहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन, उसके बाद साथ ही साथ डेप्रिसिएशन तो मैंने बता दिया। हर एक चैप्टर को हम लोग कंसीडर करते हैं, हर एक पूरी बुक्स को हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि नॉलेज के पर्पज से पढ़ना होता है, एग्जाम के पर्पज से नहीं पढ़ना चाहिए। तो आपने जो 11th में पढ़ा था, तो 11th में जो आपने फाइनल अकाउंट देखा था सोल ट्रेड बिजनेस का, वही काम हम लोग फाइनलाइजेशन के अंतर्गत हम लोग पार्टनरशिप में देखते हैं। पहला चैप्टर जो पार्टनरशिप का था वो था आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप, यानी अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट या फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप। डिफरेंट बुक चैप्टर का नाम देती है। तो पार्टनरशिप का पहला चैप्टर चलेगा आपका फाइनलाइजेशन में, जिसमें से एग्जाम में मैक्सिमम 5 to 7 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फाइनलाइजेशन में कितने मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे बताइए? 5 से 7 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पहला स्टेप था फाइनलाइजेशन। दूसरा आपका मेरे भाई है रिकंस्टिट्यूशन। क्या बताइए? रिकंस्टिट्यूशन। रिकंस्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? पुनर्गठन। मैं यही टॉपिक ऑफलाइन क्लासेस जब चल रही थी हमारी लॉकडाउन से पहले, तो ऑफलाइन क्लासेस में हमने रिकंस्ट्रक्शन की पहला जो चैप्टर था आपका, उससे पहले गुडविल चैप्टर आता है, मैंने उसको भी देख लिया था। तो गुडविल का जो होगा वो मैं स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन हर चैप्टर वाइज दिखाते चलूंगा, बताते चलूंगा। साथ ही साथ मैं आप सभी को आज रिकंस्ट्रक्शन जो है वो क्या होता है वो समझाने जा रहा हूं। यानी आज की जो हमारी वीडियो चल रही है, क्लासेस जो चल रही है यूट्यूबर के स्टूडेंट के लिए, हमारे ऑफलाइन के जितने भी बच्चे थे सभी बच्चों के लिए, तो ध्यान से सुनोगे। मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूं आज? पार्टनरशिप का कौन सा बताइए? रिकंस्टिट्यूशन, मतलब हिंदी में कहते हैं साझेदारी लेखांकन और साझेदारी व्यवसाय का पुनर्गठन पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं बताइए? पुनर्गठन।
तो पुनर्गठन कितने स्टेप में होती है बताइए? 5 कंडीशन में पुनर्गठन होता है साझेदारी फर्म का। कितने कंडीशन बताइए? 5 कंडीशन में। पहला कंडीशन की बात कर लेते हैं हम लोग, तो चेंज इन पीएसआर। क्या मैंने बताया? चेंज इन पीएसआर मतलब क्या कि लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन। तो पहला दशा हो गया। दूसरी दशा की बात कर ले तो दूसरा दशा है मेरे भाई, क्या होता है बताइए? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। मतलब जब न्यू पार्टनर का एडमिशन होगा, मतलब कोई बिजनेस चल रहा है जिसमें 2 पार्टनर हैं और कोई तीसरा अगर आ जाता है फर्म में शामिल होने को, तो हम कहते हैं कि फर्म का क्या हो जाता है? पुनर्गठन हो जाता है। तो दूसरा दशा। तीसरा दशा मेरे भाई रिटायरमेंट की केस, यानी रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। जब पार्टनरशिप फर्म में कोई पार्टनर क्या करेगा? रिटायरमेंट लेगा अपना, तो ऐसी दशा में भी साझेदारी फर्म का क्या होगा? पुनर्गठन होगा। फिर चौथा कंडीशन जो होता है मेरे भाई, डेथ ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, यानी किसी साझेदार की अगर मृत्यु हो जाएगी तो उसके दशा में कैसे लेखा जोखा अकाउंटिंग कैसे किए जाएंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसे मेंटेन होगा, उसके बारे में सारा डिटेल, उसके एग्जीक्यूटर को कैसे फाइनल पेमेंट किया जाएगा, इन सभी बातों का लेखा जोखा सुनेंगे, करेंगे हम लोग। तो वो भी होता है साझेदारी फर्म का पुनर्गठन। और लास्टली जो 12th के बच्चे नहीं पढ़ते, बीकॉम फर्स्ट पार्ट में पढ़ना होता है, वो होता है अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, मतलब 2 साझेदारी फर्मों का क्या हो जाना? मिल जाना, यानी एकीकरण होना। तो आज मैं पुनर्गठन का पहला दशा देखने जा रहा हूं, जिसका क्या नाम है बताइए? चेंज इन पीएसआर, लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन। तो सिंपली दिमाग में यह आ गया होगा कि मान लेते हैं मोटू, पतलू और कौन? छोटा भी। ये 3 बिजनेस चला रहे हैं और ये तीनों का रेशियो क्या है मेरे भाई? 5:4:2 मान लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन इन तीनों ने क्या किया? हो सकता है कि इनकेस किसी ने कैपिटल इंक्रीज किया होगा या कोई बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा टाइम दे रहा होगा, अन्य किसी भी दशा में किसी भी तरीके से अपने लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन कर रखा होगा, यानी कि ये क्या हो कर लिया होगा? तो 4:2 कहने का मतलब 5 मान लेते हैं, ऐसा कर लिया। तो हमने क्या देखा? यहां कुछ और लाभ विभाजन था, अब कुछ और हो रहा है, यानी कहने का मतलब इसके पास ओल्ड रेशियो कुछ और था, है कि नहीं? क्या कहेंगे बताइए? ओल्ड रेशियो कुछ और था, अब न्यू रेशियो क्या है मेरे भाई? कुछ और है। तो मेरे कहने का मतलब क्या था कि लाभ विभाजन अनुपात में यहां क्या हो गया? परिवर्तन। तो जब कभी भी लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होगा तो फर्म का क्या हो जाएगा? पुनर्गठन हो जाएगा, यानी कि फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा। तो मोटू का ये था मेरे भाई, पतलू का ये था और छोटा भीम का ये था। तो आपने क्या देखा कि पहले मोटू को 5 हिस्सा लाभ का, अब उसका कितना? 4 हिस्सा। पहले इसका 4 हिस्सा, इसको 2 हिस्सा, अब छोटा भीम का 2 हिस्सा, इसका 5 हिस्सा हो जा रहा है। यानी जिस कंडीशन से हुआ हो तो इसके पास ओल्ड रेशियो कुछ और था, अब न्यू रेशियो ये है मेरे भाई। तो एग्जाम में एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो बराबर क्या होता है बताइए? तो सेक्रीफाइसिंग मतलब त्याग, सेक्रीफाइसिंग रेशियो बराबर, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल्स होता है मेरे भाई ओल्ड रेशियो माइनस, बोलिए, न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब मैं क्या कहना चाहूंगा कि ये ऑब्जेक्टिव में डेफिनेटली आता है। मैं अगर पूछ लो कि इसने अपना हिस्सा त्याग किया कि नहीं किया, तो देखने से तो लग भी रहा है, हम निकाल के भी देख लेंगे। क्या लिख दोगे? मोटू सेक्रीफाइस रेशियो बराबर, तो मोटू का ओल्ड कितना था? तो 5 अपॉन कितना हो जाएगा बताइए? 5 अपॉन 5 4 9 और 2 कितना हो जाता है बताइए? 11। 5 अपॉन 11 माइनस न्यू कितना है इसका? मोटू का 4 है, बताइए। तो 4 अपॉन कितना हो जाएगा? 11। तो मेरे कहने का मतलब क्या कि इसका क्या कर लोगे? एलसीएम लो लोगे, जो सिंपली हम लोग कहते हैं ना भिन्न जोड़ करते थे हम लोग, वही कर लेंगे। तो एलसीएम लिखोगे 11 होगा, ये 5 माइनस 4 कितना हो जाएगा बताइए? 1 अपॉन 11। तो आपने क्या देखा? ये प्लस में आया तो ये सेक्रीफाइस। अब ठीक इसी प्रकार मोटू का जब कर लोगे तो फिर बात करेंगे किसका बताइए? पतलू का। तो पतलू का पहले कितना था मेरे भाई? 4, यानी ओल्ड माइनस न्यू, है ना। यानी पतलू ऐसे कर लो, इंडिकेट कर दो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये मोटू का था, तो पतलू सेक्रीफाइस रेशियो या शेयर कहिए। तो बताइए मुझे कितना ओल्ड कितना था इसका बताओ? ये फॉर्मूला याद कर लेना। एक होता है गेनिंग रेशियो बराबर, तो गेनिंग रेशियो का क्या हो जाएगा? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। जैसे गेनिंग रेशियो बराबर होता है लाभ प्राप्ति अनुपात बराबर क्या होता है हिंदी में कहोगे तो? नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। और कह देगा सेक्रीफाई का मतलब त्याग अनुपात बराबर क्या होता है? तो पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। इसको ध्यान से घर पे याद रखिएगा। देखिए, तो पत्तू का सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल रहे, तो पत्तू का ओल्ड कितना था? 4 अपॉन 11। इसका न्यू कितना था? 2 अपॉन 11। फिर इसका एलसीएम लोगे तो 11, 4 माइनस 2 कितना आ गया बताइए जल्दी से? 2 अपॉन 11। तो इसका भी क्या कहलाया? सेक्रीफाई। ठीक है, इसका भी सेक्रीफाई आया। अब फिर मैं बात कर दूं किसका? छोटा भीम का। देखते रहिए छोटा भीम के साथ क्या हुआ। छोटा भीम का ओल्ड कितना था? 2 अपॉन 11 माइनस बताइए न्यू कितना इसका? 5 अपॉन 11। तो मेरे कहने का मतलब एलसीएम लो तो 11, 2 माइनस 5 कितना आ गया बताइए? माइनस में 3 अपॉन
11 आया ना। तो ये क्या कहलाएगा, देखिए बड़े डिजिट के आगे क्या है माइनस, तो माइनस का सिंबल आएगा, तो -3/11 आया मेरे भाई। तो ये क्या कहलाएगा बताइए, गेन। यानी कि आपने क्या देखा कि दोनों ने सेक्रीफाई किया। किस किस ने सेक्रीफाई किया, तो देखिए एक मोटू ने सेक्रीफाई किया है ना, मोटू ने सेक्रीफाई किया, और दूसरा यहां पे पतलू ने सेक्रीफाई किया, और दोनों का हिस्सा मिल किसको रहा है, मतलब छोटा भीम को। तो इसे कहते हैं कि फर्म के पुनर्गठन किस दशा में हुआ था, लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होने के कारण। तो अब क्या होगा कि फर्म में जब लाभ होगा ना, तो लाभ पहले इनको ज्यादा मिलता था, इनको उससे कम, और सबसे कम किसको मिलता था, छोटा भीम को। लेकिन अब क्या हो रहा है फर्म में, हो सकता है कि छोटा भीम ने ज्यादा पैसे लगा दिया हो, या फर्म को ज्यादा से ज्यादा टाइम दे रहा हो, इसके चलते ज्यादा फर्म को प्रॉफिट हो रहा हो, कोई भी इश्यू हो सकता है यहाँ पे मेरे भाई। अब इनको तो जितना मिलेगा ना, उनसे कम तो इसको मिलेगा है, लेकिन सबसे ज्यादा किसको मिलेगा, छोटा भीम को। तो यानी ऐसा आपने देखा, यानी तब क्या होगा, पहले इन दोनों को ज्यादा मिल रहा था, तो ये दोनों अपना हिस्सा क्या कर रहे हैं, अब त्याग कर रहे हैं, किसके पक्ष में, छोटा भीम के पक्ष में। तो छोटा भीम क्या हो गया, गेनर, लेने वाला, लाभ प्राप्ति करने वाला, हुआ लाभ प्राप्ति करने वाला आगे से, लेकिन त्याग करने वाला कौन कौन हो गया, मोटू और पतलू हो गया। तो ये मेरे भाई यही होता है, एक बेसिक टर्म था ये। लेकिन मेरे कहने का मतलब क्या है कि मैं आपको इसी फर्म में रिकंस्टिट्यूशन होने की दशा में जब एसेट्स और लिएबिलिटीज का रिवैल्यूएशन होता है, मैं उसको लेकर के नेक्स्ट वीडियो लेके आ रहा हूं, वो कल की क्लासेस में आपको देखने को मिलेगी। थैंक यू सो मच।